हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की। तो वो इंडिया के अंदर $100 बिलियन इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले 15 साल के अंदर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते कहा जा रहा है 1 महीने के अंदर इसको अनाउंस कर दिया जाएगा और इससे 1 करोड़ से ज्यादा जॉब क्रिएट हो सकती है। बहुत बढ़िया चीज है। बहुत सारी चीजों को ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा, इंक्लूडिंग गोल्ड, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और भी बहुत सारी कंट्री और भी बहुत सारी चीजें EFTA कंट्रीज के साथ में। बाकी अगर देखा जाए, RBI ने क्लियर किया है उनका पेमेंट विजन 2025। उनका आइडिया है कि नेट बैंकिंग को इम्प्रूव करना है, बहुत सीमलेस करना है ताकि सेटलमेंट क्विकर हो पाए। अगर हमको अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है तो ये डिजिटल को बढ़ाना पड़ेगा और नेट बैंकिंग को और बेटर इंप्रूव करना पड़ेगा। हाँ, पहले से इंप्रूव्ड है बट UPI जैसी सीमलेस नहीं है। बाकी गवर्नमेंट ने भाई एक बड़ी चीज कर दी है, उन्होंने वेदर को डेरिवेटिव्स में ऐड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो लोग ट्रेड करते हैं वो वेदर को भी ट्रेड कर पाएंगे। जैसे पहले क्या होता था, कोई कमोडिटी होती थी, आपको लगता है कि भाई सोने का रेट बढ़ेगा घटेगा, आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते थे। अब वेदर भी हो गया है, तो वही वाली बात लग रही है। मैंने सुना था गाँव के अंदर शर्तें लगती थी कि भाई आज बारिश आएगी या फिर नहीं आएगी। ये वही वाला सीन हो गया कि फ्यूचर आप बिड कर रहे हो कि भाई वेदर कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो आपको क्या लगता है, ये चीज सही है या फिर नहीं है? क्योंकि मेरे को तो हंसी आ गई जब मैंने न्यूज पढ़ी। अब जो लोग ट्रेडर है वो बता पाएंगे क्या ये चीज सही है या फिर नहीं है। अगली खबर, एक डेटा के हिसाब से 2024 के एंड तक जो डिजिटल है वो टेलीविजन को ओवरटेक कर लेगा, मतलब उससे आगे निकल जाएगा। अभी के टाइम पे जो एडवर्टाइजिंग है वो 0.33% है GDP की, और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं डिजिटल के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाई दे रही है। 2024 के अंदर 10% से ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा ये सेक्टर, और फ्यूचर के अंदर भी 10% से आगे ही दिखाई दे रहा है 2026 तक। बाकी इंस्टाग्राम पे भाई रात को बग आ गया था। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सब के सब पहले इनिशियली लॉग आउट हो गए थे, फिर से लॉग इन करने के लिए कह रहा था। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद में पूरा सर्वर ग्लोबली दिक्कतें आ रही थी, ये वाली सर्वर डाउन था, कुछ चल नहीं रहा था। तो आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस करी या फिर नहीं करी, नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर बायजूस की है। तो 533 मिलियन जो साइफन हुए हैं उसके रिगार्डिंग शायद जेल भी हो सकती है। कहा जा रहा है विलियम सी मॉर्टन जो कि फाउंडर है कैमशाफ्ट कैपिटल फंड के, उनको जेल भी हो सकती है अगर वो रिवील नहीं करेंगे 533 मिलियन डॉलर कहाँ गए, जो कि बायजूस ने छुपाए हैं या फिर कुछ भी किया है। जिनको नहीं पता, बायजूस की कंपनी थी बायजूस अल्फा इनकॉर्पोरेशन, जो कि कहा जाता है एक शेल कंपनी थी जो कि बैंकरप्ट कर दी गई। उसके अंदर जो बायजूस के फाउंडर है रविंद्रन जी, उन्होंने पैसा पार्क किया था और ये पैसा इन्वेस्टर का पैसा था जो कि वहां लगाया गया था और कंपनी बंद कर दी गई। तो इस चक्कर में बवाल हो रहा है बहुत ज्यादा। अभी के टाइम पे हम सुन रहे हैं ना, बायजूस के पैसे नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, वैल्यूएशन घट रही है। वो कहीं ना कहीं यही मामले से जुड़ी हुई है सारी की सारी बातें। इन्वेस्टर्स कह रहे हैं भाई पैसा साइफन हो रहा है, ये चीज सही नहीं है ना। बाकी प्राग अग्रवाल जी ने एलॉन मस्क को सू कर दिया है। $128 मिलियन का लॉ सूट किया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है उनका सर्विस पैकेज जो था उसकी पेमेंट अभी तक नहीं दी गई है, इसलिए ऐसा किया गया है। तो अगर नहीं दिया गया है तो भाई दिस इज नॉट राइट। आपने निकाल दिया, आपने कंपनी प्राइवेट कर दी, आपने बहुत कुछ कर दिया, अपने कंपनी को अलग तरीके से पिवट भी कर दिया, अभी तक अपने पुराने लोगों की पेमेंट नहीं दी है, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। अब पेमेंट ना देने की बात करके चले तो NCLT ने डंजो को वार्निंग दी है कि भाई तुम्हारे 4 करोड़ रुपया ड्यू पड़ा है, उसको पहले करो। आप अनरिस्पॉन्सिव हो चुके हो और दिस इज नॉट राइट। 1 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है, डंजो को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, और जो नेक्स्ट हियरिंग है ना वो 1 अप्रैल को होने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता डंजो का हाल। कभी लगता है कि भाई कोई कंपनी एक्वायर कर लेगी, कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, उसके बाद ये कहानी घूमती ही रहती है। अगली खबर RBI की है। तो उन्होंने IIFL फाइनेंस को रोक दिया है गोल्ड लोन्स को सैंक्शन और डिसबर्स करने के लिए। बेसिकली उनका कहना है कि गलत तरीकों का यूज किया जा रहा है, गलत तरीके से गोल्ड लिया जा रहा है, लोन टू वैल्यू रेशियो गलत लिया जा रहा है, लोन के जो अमाउंट है उसको भी कैश में लिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें रेगुलेशंस के साथ में नहीं है, इस चक्कर में ऐसा हुआ है। और जैसे ये खबर निकल के आई है, इनके शेयर प्राइसेस भी हमको घटते हुए दिखाई दिए हैं। बाकी अगर मैं गोल्ड प्राइसेस की बात करके चलूँ तो भाई रिकॉर्ड तोड़ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 65,000 रुपीज पहुंच गए 10 ग्राम के। और शायद इस टाइम पे जो ग्लोबल टेंशन है उसके चलते शायद गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है।
एक जगह देखा जाए पूरी ग्लोबल रिसेशन टाइप्स है, वॉर वाली सिचुएशन है, पर इंडिया तो ग्रो कर रहा है ना। तो अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो गोल्ड में इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है? तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी गोल्ड खरीदने की तरफ जा रहे हैं। क्या आपने गोल्ड या सिल्वर खरीदा क्या इन्वेस्टमेंट के लिए कि भाई अभी 2-3 साल जो टफ रहने की चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है आने वाले 2-3 साल थोड़े से टफ रहने वाले हैं फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखाई देता है। और यहाँ पे हमारे कोई स्पॉन्सर्स नहीं आते हैं, मैं समझा रहा हूँ गाली। अगली खबर टाटा मोटर्स की है। तो डी मर्जर कर रहे हैं वो अपने कंज्यूमर व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल डिवीजन का। तो मेरे हिसाब से अच्छी स्ट्रैटेजी है दोनों बिजनेस को अलग करना। इससे एक तो आप मेजर कर पाओगे ढंग से दोनों की सक्सेस को, दूसरा मुझे लगता है कि ईवी वाला जो इनका वर्टिकल है बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, तो उसको अगर ढंग से देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चलूँ, 50% प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम से उनको मिल रहा है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतना बड़ा अमाउंट उनको मिल रहा है, आईपीओ आ रहा है और साथ में ये खबरें भी आ रही है, तो दिस इज पॉजिटिव साइन फॉर देम। बाकी देखा जाए अभी हमने भी घर पे ओला रखी है, उसके अंदर कोई छोटी सी दिक्कत आई, लिए हुए 2-3 महीने ही हुए थे। सपोर्ट को कॉल किया गया, सपोर्ट को प्रॉब्लम नहीं पता थी, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको टो के लिए भेज रहे हैं, 3,000 रुपये आप दे दो टो करवाने के। भाई 2-3 महीने पुरानी गाड़ी को दिक्कत आ रही है, पहली बार उसको टो करवाना पड़ रहा है, टो भी आपको खुद ही करवाना पड़ रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है। यूट्यूब पे मेरे भाई ने वीडियो देख के कुछ फ्यूज़ को निकाल के बंद करके रीस्टार्ट करना सीख लिया, उसकी वजह से सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। बट अगर किसी बंदे की गाड़ी कहीं पे फंस जाए, कहीं जाना हो, तो भाई सपोर्ट तो बहुत पुअर है। मुझे लगता है कि मेरी ईवी जो कार है, मुझे लगता था कि भाई इनका सपोर्ट बेकार है, नहीं भाई वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है इसके कंपैरिजन में। और यहाँ पे मैं दिल्ली जैसी सिटी के अंदर रहता हूँ, तो दिल्ली जैसी सिटी के अंदर अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो बाकी जगहों पर बता दें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। अगली खबर यूरोपियन यूनियन की है। तो उन्होंने एप्पल को $1.95 बिलियन का फाइन किया है, क्योंकि वो 30% ऐप फीस चार्ज कर रहा है, और ये चीज़ सही नहीं है। ये कॉन्स्टेंटली फाइन्स लग रहे हैं, और देखा जाए चीज़ सही नहीं है जो एप्पल चार्ज कर रहा है या फिर गूगल भी चार्ज कर रहा है। अब यूरोपियन यूनियन पर फाइन लग रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? इंडियन गवर्नमेंट भी उसी टाइप की यूरोपियन जैसी होने लग जाए ना, तो हम लोगों का बेनिफिट हो सकता है। और हम लोग मतलब जो लोग स्टार्टअप फाउंडर्स है वगैरह है जो अपने ऐप बेस्ड बिजनेस बनाना चाहते हैं। बाकी एप्पल ने अपना मैकबुक एयर लॉन्च कर दिया है, साइलेंटली, खाली प्रेस रिलीज के अंदर किया गया है। कहा जा रहा था कि एप्पल का इवेंट होगा, शायद होगा, बट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है उन्होंने साइलेंटली अपना मैकबुक एयर रिलीज कर दिया है। अब मैकबुक एयर अगर कोई लेना चाहेगा तो 15 इंच वाला लेगा, या फिर मैकबुक प्रो लेना चाहेगा, नीचे कमेंट के अंदर बताओ, क्योंकि मैं भी प्लान कर रहा हूँ अपना लैपटॉप चेंज करने का। बाकी अगर मैं एप्पल की चाइना की मार्केट की बात करके चलूँ, तो वहाँ पे उनकी 24% डिक्रीज हुई है जो आईफोन की सेल्स होती है, और ओवरऑल 7% मार्केट घटती हुई दिखाई दी है चाइना के अंदर अगर देखा जाए एप्पल की। तो अगली खबर दिल्ली की है। तो फाइनेंशियल ईयर 25 का बजट निकाला गया है, गवर्नमेंट ने निकाला है। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ करी गई है, जो भी वुमेन्स है जिनकी 18 साल से ऊपर की उम्र है, उनको 1,000 रुपये महीना दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट का कहना है कि राम राज्य आइडियोलॉजी से ये इंस्पायर्ड है, राम राज्य आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, बट पता नहीं, मुझे अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आती है। पता दुख किसको होता है? जो टैक्स पे करता है। फ़ायदा किसको होता है? जो टैक्स पे नहीं करता है। तो जो टैक्स पे नहीं करता है, मान के चलते हैं उनके घर के खर्चे उतने ज़्यादा दिए हैं, उनकी शायद नॉर्मल घर के अंदर रह रहे हैं, शायद एसी वेसी नहीं है, तो उनको बिजली भी फ्री हो रही है, उनके लिए पानी भी फ्री हो रहा है, 1,000 रुपये भी मिल रहे हैं, बसें भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। जो बंदा टैक्स पे कर रहा है वो उसको क्या मिल रहा है? उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। मैं यहाँ पे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, यही प्रॉब्लम होती है मुझे। अब कई लोग कहेंगे भाई डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, हर एक बंदा दे रहा है वगैरह वगैरह। हाँ ठीक है भाई, फिर रेशियो भी तो वही होता है ना। जिस बंदे के खर्चे ज़्यादा है वो इनडायरेक्ट टैक्स भी ज़्यादा ही देता होगा, जिसके खर्चे कम है वो इनडायरेक्ट टैक्स कम देता होगा। मुझे पर्सनली ये रेवड़ियों वाली मार्केटिंग अच्छी नहीं लगती है, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी 16,400 करोड़ के आसपास एजुकेशन सेक्टर को दिया गया है, हेल्थ सेक्टर को 8,685 करोड़ रुपीज़ दिया गया है, और अगर मैं इलेक्ट्रिक बसेस की बात करके चलूँ जो कि DTC वगैरह होगी, उसको 510 करोड़ दिया गया है, और 500 करोड़ दिल्ली मेट्रो के लिए भी अलॉट किया गया, जो कि अच्छी चीज़ है। कुछ पैसा अगर रोड वगैरह के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी डाल दिया होता तो वो भी अच्छा होता। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ सही है, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो मुझे छोटी सी वो रेवड़ी वाली प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि इलेक्शन के चक्कर में ये सब कुछ फ्री में सब कुछ बांटते रहते हैं, और जिनको बेनिफिट होता है वो पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस चक्कर में वोट बैंक बन रहा है। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का हालात देख सकते हैं, कौन रहा था ऊपर, कौन रहा था नीचे, और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस लाभ आते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं।
और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।